हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल उज्ज्वल क्लासेस आरटीपी पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम लेकर डीएलएड का साइंस लेकर आए हुए हैं, जिसमें तृतीय सेमेस्टर के प्रश्नों को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो देखिए, आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आपको पता होगा कि टोटल जो विज्ञान का पेपर यानी विज्ञान शिक्षण में 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो मैं आपके सामने वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूँ, बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, आइए हम लोग देखते हैं, और आप साथ ही साथ आप जवाब भी देते चलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। दाढ़ी बनाने में जिस दर्पण का प्रयोग होता है वह दर्पण कहलाता है। पहला ऑप्शन दिया है, यानी अ दिया है अवतल दर्पण, ब दिया है उत्तल दर्पण, स दिया है दोनों, और द दिया है कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो देखिए, दाढ़ी बनाने में आपको पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है? किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है? तो अ दिया है अवतल दर्पण, ब दिया है उत्तल दर्पण, स दिया है दोनों, द दिया है कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, जो उत्तल दर्पण है, इसमें प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण भी आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है? अ दिया है अवतल दर्पण, ब दिया है उत्तल दर्पण, स दिया है दोनों, और द दिया है कोई नहीं। तो बताइए, किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है? तो आपको पता होगा अवतल दर्पण। ठीक ना, क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण आपका सही आंसर हो जाएगा। क्यों अवतल दर्पण हो जाएगा? क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब है ये सदैव वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलई किया होता है तथा अंदर सतह चमकीला होता है कहलाता है? अ दिया है अवतल दर्पण, ब दिया है उत्तल दर्पण, स दिया है दोनों, और द दिया है कोई नहीं। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलई क्या होता है तथा अंदर सतह कैसा होता है? चमकीला। तो कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। ठीक ना, कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। तो ये आपका आंसर अ सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलई नहीं होता है बल्कि चमकदार होता है तथा अंदर के सतह पर कलई होता है कहलाता है? तो आप बताइए। ठीक, उसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ठीक ना, क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, ठीक, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वह दर्पण जिसके अंदर के सतह पर परावर्तन की घटना होती है कहलाता है? वह दर्पण जिसके अंदर के सतह पर परावर्तन की घटना होती है कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? तो देखिए, आ दिया है अवतल दर्पण, ब दिया है उत्तल दर्पण, स दिया है दोनों, द दिया है कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा बताइए? तो इसमें जो आंसर होगा आपका वह हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण जिसके
अंदर के सतह पर परिवर्तन की घटना होती है वह कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आवृत्ति का मात्रक होता है। आवृत्ति का बहुत ही इम्पोर्टेंट, कई कॉम्पिटिटिव एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखेंगे। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। सुपर टेट है ना, यूपी टेट में, सुपर टेट में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछे जाने की उम्मीद भी है आगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आ दिया है आपका एम्पियर, ब दिया है हर्ट्ज, स दिया है मीटर और द दिया है डेसिबल। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? तो आप जानते हैं कि जो हर्ट्ज होता है ये आवृत्ति का मात्रक है। आवृत्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? हर्ट्ज, है ना। ब आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड किए गए कंपनों की संख्या कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड किए गए कंपनों की संख्या क्या कहलाती है भाई? ये परिभाषा है। ये पहला दिया है आपका, अ दिया है आवृत्ति, ब दिया है आयाम, स दिया है आवर्तकाल और द दिया है समय। क्या हो जाएगा आपका? सही है। तो ये परिभाषा आप जानते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड किए गए कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन कहलाता है। कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? तो अ दिया है आयाम, ब दिया है आवृत्ति, स दिया आवर्तकाल और द दिया है विद्युत धारा। तो ये भी परिभाषा ही है। तो कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। इसलिए आपका जो आंसर सही होगा असही होगा। ठीक है, आप भी जवाब देते चलिए। आप देंगे जवाब देते चलेंगे तो आपको भी दिमाग में आपके कंठस्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पानी का क्वथनांक होता है। पानी का क्वथनांक होता है। क्वथनांक क्या होता है भाई? तो आप जानते हैं कि अगर हम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब उबालते हैं तो वह भाप के रूप में उड़ने लगता है। ठीक है, तो वही यानी जिस टेम्परेचर पर भाप के रूप में, ठीक ना, कोई भी वस्तु भाप के रूप में क्या हो, निकलने लगे, है ना, तो वह उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। तो पानी का क्वथनांक क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक ना, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर हम जल को उबालें तो वह भाप के रूप में उड़ने लगता है। ठीक है, इसलिए आपका जो आंसर सही होगा, कौन सा सही होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। बर्फ का गलनांक होता है। बर्फ का गलनांक क्या होता है? अ दिया है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, ब दिया है 5 डिग्री सेल्सियस, स दिया है 100 डिग्री सेल्सियस और द दिया है आपका 19 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा? गलनांक क्या होगा? जिस टेम्परेचर पर कोई वस्तु गलना स्टार्ट हो जाए। ठीक ना, जिस टेम्परेचर पर कोई वस्तु गलना स्टार्ट हो जाए वह उसका क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। तो आप जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो बर्फ़ होता है वह गलने लगता है। इसीलिए आपका जो आंसर सही होगा वह आपका कौन सा आंसर सही होगा भैया? ओ, ठीक ना, 0 डिग्री सेल्सियस। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है। ऊष्मा का संचरण कितनी विधियों द्वारा होता है? तो ऊष्मा का संचरण की जो विधियां हैं वह कितनी है भाई? अ दिया है 3, ब दिया है 4, स दिया है 6 और द दिया है 7। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? 3। ठीक ना, आपको पता होगा कि जो ऊष्मा का संचरण की जो विधियां होती हैं वह 3 होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं? 3। चलिए, तो ऊष्मा का संचरण की जो 3 विधियां हैं वह कौन कौन है? चालन, संवहन और विकिरण। ठीक है, ये 3 ऊष्मा का संचरण की विधियां हैं और इन्हीं विधियों द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊष्मा के सुचालक हैं। ऊष्मा का सुचालक क्या है? तो अ दिया है लोहा, ब दिया है एल्युमिनियम,
स दिया है तांबा और द दिया है सभी, ठीक ना। तो ऊष्मा के सुचालक का मतलब क्या? ऊष्मा के सुचालक का मतलब क्या होता है कि जिसमें ऊष्मा का आसानी से संवहन हो सके, ठीक है। तो किस में होगा? लोहा में भी होता है, एल्युमिनियम में भी होता है और तांबा में भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी, ठीक है। तो ऊष्मा का जो सुचालक है ये लोहा भी है, एल्युमिनियम भी है और तांबा भी है। चलिए, इसलिए आपका सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ऊष्मा के कुचालक हैं। ऊष्मा के कुचालक कौन है? यानी ऊष्मा का जिसमें प्रवाह नहीं होता है। अ दिया है हवा, ब दिया है ऊन, स दिया है पार्सलिन और द दिया है सभी, ठीक ना। हवा, ऊन, पार्सलिन और सभी। तो आप जानते हैं कि हवा में भी नहीं होता है, ऊन में भी नहीं होता है और पार्सलिन में भी नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? अ दिया है लकड़ी, ब दिया है गैस, स दिया है आपका नमक और द दिया है सूर्य। प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? आप सबको पता है कि प्रकाश का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वह क्या है? सूर्य का प्रकाश, यानी सूर्य। द जो आपका ऑप्शन होगा वह बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए, अगला। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं, यानी प्राकृतिक स्रोत का मतलब यानी जो प्रकृति ने जिनको बनाया है, ठीक ना, यानी प्राकृतिक प्रदत्त वस्तु हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक स्रोत बोलते हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन है? सूर्य, ब तारे, स जुगनू और द दिया है सभी। तो क्या हो जाएगा? सूर्य भी प्रकृति ने बनाया है, तारे भी प्रकृति ने बनाया है, जुगनू भी प्रकृति ने बनाया है। तो इसीलिए जो सही आंसर होगा आपका द होगा, यानी सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दीप्त वस्तुएं नहीं है। दीप्त वस्तुएं क्या? दीप्त वस्तुएं उसे कहते हैं जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक ना। जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? दीप्त वस्तुएं। जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता उससे हम क्या बोलते हैं? अदीप्त वस्तुएं। तो इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि दीप्त वस्तुएं नहीं है, नहीं की बात कर रहा है। तो देखिए, पहला आपका ऑप्शन दिया है दर्पण, ब दिया है सूर्य, स दिया है जलती हुई मोमबत्ती और द दिया है लालटेन। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप जानते हैं कि जो सूर्य है, आप जानते हैं कि सूर्य में खुद का प्रकाश होता है, तो दीप्त वस्तुएं हो गई। जलती हुई मोमबत्ती, इसमें भी खुद का प्रकाश है, ठीक है, ये भी दीप्त वस्तुएं हो गई। लालटेन, इसमें भी खुद का जो है प्रकाश है, ये भी दीप्त वस्तुएं हो गई। लेकिन जो दर्पण होता है इसमें इनका खुद का प्रकाश नहीं होता है, इसलिए आपका कौन सा सही हो जाएगा? यानी दर्पण, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है कहलाती है। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है कहलाती है। अभी मैंने बताया आपको कि जो वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें, यानी स्वयं का जिसमें प्रकाश होता है वह क्या कहलाती हैं? दीप्त वस्तुएं। तो आप सीधा आंसर आपका क्या हो जाएगा? दीप्त वस्तुएं, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कार, बस तथा ट्रक के चालक के पास दाईं ओर एक दर्पण होता है। उसकी सहायता से वह चालक अपने पीछे आने वाले वाहनों को देखकर सतर्क हो जाता है। यह दर्पण है, कौन सा हो जाएगा भैया? तो पहला अ दिया है उत्तल दर्पण, ब दिया है अवतल दर्पण, स दिया है दोनों और द दिया है कोई नहीं, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा भाई? ठीक ना। यानी जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का उपयोग जो कार, बस और ट्रक चालक हैं ये अपने दाईं ओर जो शीशा लगा होता है उसमें इसका उपयोग करते हैं, ताकि पीछे से जितने भी वाहन आते हैं उनको अपने शीशे में देख सकें और उसके हिसाब से अपने गाड़ी को चला सकें, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगा समय कहलाता है।
कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगा समय कहलाता है। पहला दिया है आवर्तकाल, ब दिया है आवृत्ति, स दिया है आयाम और द दिया है एम्पियर। तो ये परिभाषा ही आप जानते हैं, कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। क्या कहलाता है भाई? आवर्तकाल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न करने की कितनी विधियां होती हैं? वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न करने की कितनी विधियां होती हैं? तो आप पहला अ दिया है आघात या रगड़ने से, आघात से, रगड़ने से, ब दिया है फूंक मारने से, स दिया है तारों को खींचकर छोड़ने से और द दिया है सभी। तो आप जानते हैं कि वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न करने की ये सभी विधियां हैं। घास से भी होता है, रगड़ने से भी होता है, फूंक मारने से भी होता है, तारों को खींचकर छोड़ने से भी। तो इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा द हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध है। आप जानते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक सिक्के के दो पहलू हैं। विज्ञान के बिना प्रौद्योगिकी अधूरा है और प्रौद्योगिकी के बिना विज्ञान अधूरा है। इसलिए इनमें क्या होगा? तो आप बताइए, आप सब जवाब जान ही गए होंगे, फिर भी बता दीजिए। अ दिया है सामान्य, ब दिया है घनिष्ठ, स दिया है अल्प और द दिया है अति अल्प। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो घनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो संबंध है वो घनिष्ठ है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। आधुनिक ईंधन है। आधुनिक ईंधन, आधुनिक ईंधन बताना है कौन सा आधुनिक ईंधन है, यानी इस समय इसका किसका अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। अ दिया है लकड़ी का, ब दिया है मिट्टी का तेल का, स दिया है एलपीजी पेट्रोल और द दिया है सभी। तो बताइए लकड़ी का उपयोग पहले बहुत होते थे, लेकिन अब कम हो गया है। कम क्यों हो गया है? एलपीजी के आने के वजह से। तो एलपीजी की वजह से जो है लकड़ी का और मिट्टी के तेल की खपत कम हो गई है। इसलिए जो आधुनिक ईंधन है, आधुनिक ईंधन में जो है एलपीजी और पेट्रोल ये उपयुक्त है। तो इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा स, एलपीजी और पेट्रोल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मनोरंजन के साधन है। मनोरंजन के कौन से साधन हैं? और वीडियो गेम मनोरंजन के साधन, यानी जो हमारे लिए मनोरंजन कराते हैं, जो हमारा मनोरंजन कराते हैं, ठीक ना, वो हमारे लिए, वो जो हमारा मनोरंजन कराते हैं वो मनोरंजन के साधन हो गए। और दिया है वीडियो गेम, ब दिया कंप्यूटर, स दिया है टेलीविज़न, द दिया है सभी। क्या हो जाएगा? आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। क्यों? क्योंकि वीडियो गेम भी हमारा मनोरंजन का साधन है, कंप्यूटर भी मनोरंजन का साधन है और टेलीविज़न भी ये मनोरंजन का हमारा साधन है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। तो आपको पता होगा कि जो स्वस्थ मनुष्य है, ठीक है, उसके शरीर का टेम्परेचर कितना होता है बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी। और दिया है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, ब दिया है 38 डिग्री सेल्सियस, स दिया 98 डिग्री सेल्सियस, द दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या आपका आंसर हो जाएगा बताइए? तो एक स्वस्थ मनुष्य के जो शरीर का टेम्परेचर होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।